नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे आरसीएम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये जीएसटी का एक रूल है जिसमें जीएसटी सप्लायर के बजाय रिसीवर या बायर को पे करना होता है। जैसे नॉर्मली सप्लायर जो है वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन आरसीएम में इसका उल्टा होता है। यानी कि जो बायर है यानी कि जो कस्टमर है वो जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को सप्लायर के बिहाफ पे। आरसीएम कब अप्लाई होता है? ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई होता है, जैसे अनरजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करने पर। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड डीलर से गुड्स या सर्विसेज परचेज करता है तो बायर को यानी कि जो कस्टमर है उसको आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट को। या फिर नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक गुड्स जैसे काजू हो गया या फिर रुई और कुछ सर्विसेज जैसे एडवोकेट फीस होगी या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी जीटीए या फिर रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स यानी कि वाहनों को किराए पर देना, उस पर भी आरसीएम को अप्लाई किया गया है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर कोई सर्विस इंडिया के बाहर से ली जाती है तो इंडियन रिसिपेंट को आरसीएम के अंडर जीएसटी पे करना होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति इंडिया का है लेकिन वो बाहर से कोई सर्विस परचेज करता है, जैसे कोई एडवोकेट से किसी तरह से कंसल्टेंसी लेना या फिर कोई ऐसी ही सर्विस जो आरसीएम के अंडर आती है, तो उस केस में आरसीएम की लायबिलिटी जो है वो इंडियन पर्सन की होगी। यानी कि जो इंडिया में व्यक्ति है उसको उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा, जो सर्विस है उसकी लायबिलिटी वो जो इंडियन व्यक्ति है उसकी होगी और उसको जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को। ई कॉमर्स सर्विसेज, कुछ केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे ओला या उबर को सप्लायर के बिहाफ पे जीएसटी पे करना होता है। आरसीएम का काम कैसे होता है? बायर को सेल्फ इनवॉइस बनाना होता है जब वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करता है। ये इनवॉइस इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट बनाई जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर जो बायर है, जो कस्टमर है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और जिससे वो सर्विसेज या गुड्स परचेज की गई है वो एक जीएसटी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो उस वक्त जो बायर है यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो खुद के लिए एक परचेज इनवॉइस जनरेट करेगा सप्लायर के तौर पर। यानी कि जो सप्लायर है उसके नाम से वो परचेज करेगा खुद की बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूडिंग टैक्स, और जो उस इनवॉइस में टैक्स होगा वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा बायर के द्वारा। यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके द्वारा सरकार को वो टैक्स पे किया जाएगा। टैक्स को कैश में पे करना होता है और इसके लिए आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। जो आरसीएम की जो टैक्स अमाउंट होगी उसकी पेमेंट जो है वो कैश में करनी होगी गवर्नमेंट को। और जो मान लीजिए अगर किसी के पास आईटीसी अवेलेबल है पोर्टल के ऊपर, तो वो उस पोर्टल पे जो आईटीसी है उसको उसके लिए एडजस्ट नहीं कर सकता आरसीएम के लिए, और उसके लिए जो बायर है यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको उस टैक्स अमाउंट की जो पेमेंट है वो कैश में करनी होगी। अगर गुड्स या सर्विसेज बिजनेस के लिए यूज होते हैं तो बायर आरसीएम के अंडर जो जीएसटी पे करता है
उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है अगले मंथ में। मान लीजिए हमने आरसीएम पे किया है लेकिन हमारी आरसीएम की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, तो हम नेक्स्ट मंथ में हम उसका क्लेम कर सकते हैं और जो हमने आरसीएम की पेमेंट की है हम उसको रिफंड करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। हर ट्रांजैक्शन को जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में रिपोर्ट करना होता है। सप्लायर को भी इनवॉइस पर मेंशन करना होता है कि टैक्स आरसीएम के अंडर पेएबल है। जो आरसीएम की जो भी ट्रांजैक्शन होगी यानी कि आरसीएम के अंडर जो जीएसटी की लायबिलिटी होगी उसको बायर को यानी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अपनी बुक्स और अकाउंट में दिखाना होगा और जीएसटीआर 1 और 3B में भी उसको शो करना होगा। आरसीएम के कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक ट्रेडर जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लेता है 10,000 रुपए की, ये आरसीएम के अंडर आता है, तो ट्रेडर को 18% जीएसटी पे करना होगा। वो इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। एक बार तो वो जो ट्रेडर है उसको गवर्नमेंट को 18% जीएसटी जो है वो पे करना होगा, लेकिन वो जब नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेगा तो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं। रियल एस्टेट में प्रमोटर को 80% सप्लाईज रजिस्टर्ड सप्लायर से लेनी होती है। अगर प्रमोटर यानी कि ठेकेदार अनरजिस्टर्ड फर्म से सीमेंट खरीदता है तो 28% जीएसटी आरसीएम के अंडर पे करना होता है, क्योंकि सीमेंट जो है उस पर 28% जीएसटी होती है। अगर वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से यानी कि ठेकेदार मान लीजिए एक बार प्रमोटर के तौर पर, तो जो अगर ठेकेदार जो सीमेंट खरीदेगा अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो उस पर जो 28% जीएसटी होता है, तो उस ठेकेदार को गवर्नमेंट को 28% जीएसटी पे करनी होगी अनरजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। आरसीएम के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, चाहे टर्नओवर 20 लाख से कम ही क्यों ना हो। कंपोजिशन स्कीम वाले डीलर आरसीएम के अंडर नॉर्मल रेट्स पर टैक्स पे करते हैं और आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे ही आपको पता है, कोई भी कंपोजिशन स्कीम के अंडर अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर है तो वो कभी भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता, चाहे वो आरसीएम के अंडर हो या विदाउट आरसीएम के हो। उसके लिए जो भी परचेज पर टैक्स होगा वो उसके लिए खर्च ही होगा, वो उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। और उसको जो भी उसकी एनुअल टर्नओवर होगी उसका 1% या 1 से 6% तक जो भी उसका नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग उसको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है पूरी साल का एनुअल रिटर्न का। सेल्फ इनवॉइसिंग 1 नवंबर 2024 से मैंडेटरी है आरसीएम ट्रांजैक्शन के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? 1 नवंबर 2024 से अगर कोई आरसीएम की ट्रांजैक्शन होती है जिसके लिए जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, तो उसके लिए जो बायर है, रजिस्टर्ड डीलर है, उसको खुद के लिए इनवॉइस जनरेट करनी होगी परचेज की। अगर उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज की है तो आरसीएम का मेन पर्पस है टैक्स इवेजन को रोकना और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को टैक्स के दायरे में लेके आना। रिसेंट अपडेट्स की बात करते हैं। अभी जो अक्टूबर में 2024 में जो 54th जीएसटी काउंसलिंग मीटिंग हुई, तो उसमें जो कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे आरसीएम अप्लाई किया गया जब अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को बिल्डिंग रेंट पर देता है। अभी जो 54th जीएसटी काउंसलिंग हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उसमें इस बात का डिसाइड किया गया अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन
रेंट पर कोई प्रॉपर्टी लेता है और उसमें बिजनेस करता है तो उसके लिए उसकी आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी और उसको आरसीएम जो है यानी कि जीएसटी जो है आरसीएम के अंडर सरकार को जमा करवाना होगा। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टैली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।